निराशा का सिद्धांत, पालन की असंभवता का सिद्धांत, संविदात्मक वचन के पालन की असंभवता का सिद्धांत। आखिर आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जिस समय आप एलएलबी कर रहे होते हैं या कई आप में से जुडिशियल एस्पिरेंट जो जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं, वो इस सिद्धांत को सही से समझ नहीं पाते कि क्या है इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसी कोई थ्योरी है या ऐसा कोई डॉक्ट्रिन है जो फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताती, जो इम्पॉसिबिलिटी के बारे में बताती। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट आयाम को लेकर कि यह डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, निराशा का सिद्धांत या यूं कहें तो पालन की असंभवता का सिद्धांत, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और अंग्रेजी विधि में इसके क्या आयाम हैं, और इंडियन लॉ को भी इस संदर्भ में हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहां दिया गया, राइट। तो आइए इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करते हैं और इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं रंजीत आचार्य सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के इस यूट्यूब हिंदी माध्यम के इस चैनल पर आप सबको स्वागत करता हूं, और इससे रिलेटेड या फिर कोई भी अन्य सवाल अगर आपका हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करना। तो आज मैं डिस्कस करता हूं निराशा का सिद्धांत। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या संविदा के पालन की असंभवता का सिद्धांत। इससे पहले स्थिति क्या थी इंग्लिश लॉ में? सबसे पहले अगर आप देखें कि संविदा होता क्या है कि जहां पर अगर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ कोई एग्रीमेंट करे और अगर वह एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, वर्तमान समय में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2H रेड विद सेक्शन 10 को जब आप देखते हो तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उस स्थिति में उसके जो भी पार्टीज हैं, प्रोमाइजर या प्रोमिजी, दोनों ही पक्षकार को अपने अपने वचन का पालन करना होगा। तो जब आप इंग्लिश लॉ की बात करते हो तो अंग्रेजी विधि में एक प्राचीन सिद्धांत था, प्राचीन विधि थी कि संविदा हुई तो पालन करना पड़ेगा। क्यों संविदा हुई तो पालन करना पड़ेगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने की स्थिति में एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पार्टीज के बीच में क्रिएट हो जाती है, और जब आप संविदा का पालन कर देते हैं तो एक तरीके से संविदात्मक दायित्व से या जो संविदा होने के उपरांत जो ड्यूटी बनी थी उस ड्यूटी से आप कहीं ना कहीं डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसी के संदर्भ में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सामान्य तौर पर संविदात्मक वचन का पालन कर देना तो संविदा को डिस्चार्ज कर देता है, लेकिन क्या कोई ऐसा भी ग्राउंड है जिसके माध्यम से संविदात्मक कर्तव्यों का या दायित्वों का उन्मोचन हो सकता है? तो उसी में से हम एक ग्राउंड को डिस्कस करने जा रहे हैं, वह है पालन की असंभवता। जैसा कि आप इंग्लिश लॉ में देखते हैं, अंग्रेजी विधि के अंतर्गत एक सामान्य सिद्धांत कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस स्थिति में उस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस स्थिति में अगर कॉन्ट्रैक्चुअल जो पार्टीज हैं, संविदात्मक जो पक्षकार हैं, किसी कारणवश, चूंकि संविदात्मक पालन की परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो कई बार चेंजेस आता है। तो मान लीजिए कि अगर संविदात्मक पालन की परिस्थितियों में अगर किसी तरह का कोई बदलाव हुआ तो क्या ऐसे सिचुएशन में भी संविदात्मक वचन का पालन कराया जा सकता है? अगर उस वचन का पालन असंभव हो तो ये क्या है पालन की असंभवता? इसी संदर्भ में आप देखते हैं कि निराशा के सिद्धांत पर आधारित है यह। अब निराशा क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या? क्यों निराश हो जाएगा पक्षकार? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसी निराशा के सिद्धांत को पालन की असंभवता का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पक्षकार निराश होता है। निराश क्यों होता है? क्योंकि उस संविदात्मक वचन का पालन करना असंभव है। इससे रिलेटेड अगर आप केस लॉज को देखें और निराशा के सिद्धांत को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले टेलर वर्सेस कार्डवेल के मामले में 1863 का जब आप मामला देखोगे तो वहां पर इस सिद्धांत की नींव डाली गई।
अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था टेलर वर्सेस कार्डवेल के मामले में जिससे कि निराशा के सिद्धांत या यूं कहें तो असंभवता के सिद्धांत की नींव पड़ी। जब आप टेलर वर्सेस कार्डवेल का मामला देखोगे तो इस मामले के फैक्ट को मैं ब्रीफ करता हूं, संक्षेप में बता रहा हूं। इस मामले में 100 पाउंड प्रतिदिन के हिसाब से 4 दिन के लिए एक संगीत हॉल बुक किया गया था। केवल 4 दिन के लिए 100 पाउंड प्रतिदिन के हिसाब से। जिस दिन उस संगीत हॉल में आयोजन होना था संगीत कार्यक्रम का, जिस दिन प्रोग्राम रखा गया था, उससे पहले ही वह संगीत हॉल आग से जलकर नष्ट हो गई। अब आप ऐसे में सोच सकते हो कि जिस हॉल को बुक कराया गया और जिस डेट से संविदात्मक वचन का पालन करना है, अगर उस डेट से पहले ही वह हॉल अगर नष्ट हो जाए, आग से जल के नष्ट हो जाए, तो उस स्थिति में ऐसे संविदात्मक वचन का पालन आप किस प्रकार से कराओ। तो यहां पर आप क्या देखते हैं, टेलर वर्सेस कार्डवेल के मामले में न्यायालय का यह मत था कि चूंकि यहां पर असंभव हो गया उस संविदात्मक वचन का पालन करना। अगर विषय वस्तु, जिस विषय वस्तु पर किसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को फॉलो करना है और संविदा की विषय वस्तु ही नष्ट हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में संविदात्मक वचन का पालन कराया जाना असंभव है। इस तरीके से आप देखेंगे तो असंभवता का सिद्धांत पनपा और असंभवता के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, क्योंकि प्राचीन विधि स्पष्ट थी। प्राचीन विधि थी कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी तरह की असंभवता उस संविदा को नहीं रोक सकती, किसी प्रकार की असंभवता उस संविदात्मक वचन का पालन करने से मना नहीं कर सकती। लेकिन यहां पर जब आप इस मामले को देखते हैं टेलर वर्सेस कार्डवेल का, तो इसमें यह कहा कोर्ट ने कि चूंकि अगर परिस्थितियां चेंज होती हैं तो परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अगर उस संविदात्मक वचन का पालन करना असंभव हो जाए तो इस स्थिति में संविदा का उन्मोचन हो जाता है। और इसी स्थिति से यहां पर आप देखते हैं कि एक तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी भी कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं कुछ राइटर्स लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। अब सवाल है, इंग्लिश लॉ का ये कॉन्सेप्ट है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना, तो ऑब्वियसली हम सब इंग्लिश लॉ से कहीं ना कहीं तो प्रभावित थे ही। और हमारे यहाँ भी इंडियन लॉ जब इनएक्ट हो रहा था, जब बन रहा था, तो ऑब्वियसली इंग्लिश लॉ को हमने बहुत सारी चीजें इंग्लिश लॉ से हमने एज इट इज लिया है। हाँ, शब्दों में अंतर हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए व्यवहारिक रूप से तो इंडियन लॉ में भी सेक्शन 56 को, जिस समय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना, और ये केस लॉ 1863 का, आप खुद सोचो कि यह मामला टेलर वर्सेस कार्डवेल का 1863 में आया और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना। तो ऐसी सिचुएशन में उसी पालन की असंभवता के सिद्धांत को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 56 के माध्यम से हमारे यहाँ कोडिफाई कर दिया। इंग्लिश लॉ में काफी मशहूर है क्रेल वर्सेस हेनरी का भी, इसमें भी सेम चीजें हुई थी क्रेल वर्सेस हेनरी के मामले में। क्रेल वर्सेस हेनरी में आप देखेंगे कि एक राज्याभिषेक का जुलूस निकलने वाला था और राजा के बीमार होने की वजह से वह जुलूस नहीं निकल पाया। इसमें भी न्यायालय ने कहा कि यह निराशा के सिद्धांत को व्यक्त करता है, क्योंकि जिन लोगों ने टिकट बुक कराई थी, अब वह राजा के राज्याभिषेक का जो जुलूस निकलने वाला है वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि राजा उस डेट को बीमार है। समझ में आ रही बात? तो इसका क्या मतलब निकला कि ये जो पालन की असंभवता है, जो निराशा का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वह इंग्लिश लॉ से ही कहीं ना कहीं निकला है। और उसी चीज को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 56 के माध्यम से, धारा 56 के माध्यम से इंडियन लॉ में कोडिफाई कर दिया गया। इंडियन लॉ में भी कई चीजें हैं, कई केस लॉज है इस पे। सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि सारी चीजें तो तभी आपको मिलेगी जब आप इनरोल होगे, जब हमारे यहाँ आप एडमिशन लोगे और रेगुलर क्लास करोगे, तो फिर मैं इसके डिफरेंट आयाम को बताऊंगा, इसके हर एक एस्पेक्ट के बारे में, हर एक पहलू के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, राइट? तो मैं केवल संक्षेप में बताऊंगा इंडियन लॉ में और किस तरीके से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट रखा गया, इस पर भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा।
बहुत मिथ्या धारणा है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट में। और सच में बताऊं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को लेकर के भी स्टूडेंट कंफ्यूज है। उन्हें ये नहीं पता कि असंभवता का सिद्धांत है क्या, और इससे रिलेटेड सवाल प्रीलिम्स, मेंस, इवन इंटरव्यू में भी कई बार पूछा गया। तो है ना कमाल की चीज। तो इस वजह से आप इसको समझें कि क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जब आप इंडियन लॉ में पढ़ते हैं सेक्शन 56 को, मान लो कि दो पक्षकारों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से, और अगर देखा जाए तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट भी यही है। अब जैसे एक एग्जांपल आप लो, मान लीजिए एक लड़का है B फॉर बॉय, दूसरी तरफ एक लड़की है G फॉर गर्ल। एक लड़का इस लड़की को प्रपोजल दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो लड़का ने जब प्रपोजल दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, इस प्रपोजल को लड़की स्वीकार कर लेती है। मान लीजिए कि दोनों पक्षकार कंपिटेंट हैं, लड़का भी मेजर एज का है, लड़की भी मेजर एज की है। लड़के को क्या मिलेगा कंसिडरेशन के रूप में? लड़की मिलेगी, और लड़की को कंसिडरेशन के रूप में लड़का मिलेगा। तो दोनों के बीच लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन भी। मतलब सेक्शन 2H रेड विद सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर देखा जाए तो दोनों ही धाराओं को यह पूरी की पूरी तरीके से फॉलो करता है। अब मान लीजिए कि इनके बीच संविदा बनी 10 जनवरी 2023 को, एक कॉन्ट्रैक्ट बना 10 जनवरी 2023 को, और आपस में इसने शादी की तिथि रखी कि हम लोग आपस में शादी कर लेंगे 10 जुलाई 2023 को। तो ये 10 जुलाई 2023 यहां क्या है? शादी की तिथि है, राइट? तो जब शादी की तिथि है 10 जुलाई 2023 को, और मान लीजिए, मैं केवल एक सिचुएशन बता रहा हूं, अब यहां पर अगर इस लड़की की मृत्यु हो जाती है 10 जुलाई 2023 से पहले, मान लीजिए कि इस लड़की की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है? लड़की की मृत्यु हो गई मान लो 1 जुलाई को। अगर 1 जुलाई को लड़की का निधन हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या देखेंगे? क्या यह लड़का इस लड़की के साथ शादी कर सकता है? क्योंकि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस समय इस लड़के और इस लड़की के बीच जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ था, वह उस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग इनको शादी करनी थी 10 जुलाई को। लेकिन चूंकि 1 जुलाई 2023 को ही, मतलब आज शादी से 9 दिन पहले उस लड़की की मृत्यु हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में लड़का किससे शादी करेगा? तो आप क्या देखते हो कि जो संविदा हुई, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों सक्षम था, दोनों के बीच लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, सारी चीजें थी। लेकिन जिस डेट को संविदात्मक वचन का पालन करना है, उससे पहले ही परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी जिससे कि संविदात्मक वचन का पालन कराना असंभव हो गया। और यही वजह है, जब आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। ऐसे सिचुएशन में यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाती है, क्योंकि इसकी इन्फोर्सिएबिलिटी सीज कर गई इस लड़की की मृत्यु से। समझ पा रहे हो? तो इसका क्या मतलब है कि यहीं पर पालन की असंभवता जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 56 में दी गई है। और मैं आपको ये बताऊं कि पालन की असंभवता को लेकर जो सवाल आता है, इसमें हर तरह की असंभवता, चाहे आप लीगल इम्पॉसिबिलिटी की बात कर लो, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी की बात कर लो, या फिर प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी की बात कर लो, ये हर तरह की असंभवता के बारे में बात करता है। ये सवाल प्रीलिम्स में आ चुका है, यूपी में, एमपी में। तो यहां पर भौतिक असंभवता, विधिक असंभवता एवं व्यवहारिक असंभवता, तीनों प्रकार की असंभवता को सेक्शन 56 डील करता है। बाकी ये तीनों चीजें क्या हैं, या इसके डिफरेंट आयाम जो हमने बताया, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, लीगल इम्पॉसिबिलिटी, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी, देखने में तीनों एक जैसा लगता है, लेकिन तीनों के बीच बारीकी सा डिफरेंसेस है। उन बारीकी डिफरेंसेस को अगर आपको जानना है तो आप जुड़िए, आप सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के साथ जुड़िए। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक जितना ज्यादा हो शेयर आप कर सकते हो, राइट?
तो इससे रिलेटेड अगर कुछ चीजें जुड़ना हो, और ये बात भी सही है, मैं सारी चीजें तो नहीं दूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, और प्रैक्टिकली थोड़ा सा जो चीजें बताई जाती है आपके लिए हो सकता है कि पूरा हो, लेकिन कई टेक्निकल पॉइंट्स है जिसको कई हम लोग क्लास में बताते हैं, राइट। तो ऐसे सिचुएशन से आप सबसे पहले जुड़िए, सारे एस्पेक्ट को अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग रेगुलर क्लास में, जब चूंकि आप जब एडमिशन लेते हैं तो रेगुलर क्लासेस में मैं हर शब्दों की बारीकियों के बारे में डिटेल में डिस्कस करता हूं। तो अगेन मैं आप सबसे कहता हूं कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ के साथ शेयर करें ऐसे स्टूडेंट्स को जो किसी कारणवश हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, या किसी कारणवश अगर क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम कॉन्सेप्ट को जरूर समझें। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।